Friends, continuing the previous lecture, if a question is asked in this manner, कि find the wavelength of beta line of fund series, तो fund series का beta line, fund series ये रहा, उसका ये पहला अल्फा एंड दूसरा बीटा, बीटा यानी कहाँ है, जंपिंग फ्रॉम हियर टू हियर. अब ये ऑर्बिट कौन सा है, 5, तो जंपिंग टू 5 फ्रॉम वेयर इट इज 7, तो यहाँ 5 और यहाँ 7 लेके यू कैन सॉल्व इट. ओके, यू कैन गेट द वेवलेंथ. फिगर में से ऐसे कर सकते हैं. एंड अगर आपको करना हो डायरेक्टली, तो फंड यानी क्या, फंड सीरीज मतलब 5 जंपिंग टू 5th ऑर्बिट, फ्रॉम 6 हो तो अल्फा, 7 हो तो बीटा, हमें बीटा लाइन बोला है तो 7 to 5, दैट गिव्स यू बीटा लाइन ऑफ फंड सीरीज. तो 7 and 5. तो हाउ टू गेट द वैल्यूज है ना इनके. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. ब्रैकेट का लेट्स से गामा लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, तो ब्रैकेट सीरीज ये रहा, गामा लाइन अल्फा बीटा एंड ये गामा तीसरी लाइन हो गई, जंपिंग फ्रॉम 7 टू ब्रैकेट सीरीज यानी 4, तो 7 to 4. इधर देखे तो ब्रैकेट सीरीज का 4, अल्फा बीटा गामा यानी 7 to 4, तो यहाँ 7 आएगा यहाँ 4 आएगा, ब्रैकेट सीरीज का गामा लाइन आ गया. So this is how it can be as anything. Find the wavelength of given series, given line. So accordingly you can fish out the numbers n I n k. जनरल फॉर्मूला याद रखो तो n k के बदले m लिखो, m square और ये n square लिखो. Over. Clear? So this is how we can get the wavelength of any spectral series. Okay, go through this one. So next we go on for knowing the limitation of Bohr atom model. अब Bohr atom model बना, Bohr ने atom model प्रपोज किया, उसके ऊपर हमने इतने सारे वर्कआउट किए, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में आइडिया भी मिल गया, इलेक्ट्रॉन के अलग अलग एनर्जी लेवल्स के बारे में पता लगा, which is quite near to our current understanding of the atom, structure of atom. पर फिर भी Bohr के एटम मॉडल में कुछ लिमिटेशंस थे, बराबर. उसके बाद और दूसरे एटम मॉडल है, पर हमें उससे आगे जाना नहीं है. We'll just understand the limitation of Bohr's atom model. सबसे पहला लिमिटेशन, बॉर ने सर्कुलर ऑर्बिट्स एज्यूम कर लिए थे. जो सर्कुलर ऑर्बिट्स का आइडिया रुदरफोर्ड ने दिया था वही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, सर्कुलर ऑर्बिट्स, बट एक्चुअली ऑर्बिट्स आर नॉट सर्कुलर. लेटर ऑन, अच्छा हमने तो इसमें तो इतना ही लिखना है कि इन फैक्ट द ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट सर्कुलर. तो फिर क्या है, दे आर एक्चुअली गिवन बाय द नेक्स्ट पर्सन हु हैज गिवन द मॉडल. ऑर्बिट्स ऑफ electron are elliptical in nature with nucleus at one of the focus, something similar to planetary motion में केपलर ने जो लॉ दिए थे वैसा ही, similar to first law of Kepler that electrons similar, उसमें केपलर के planetary law में क्या था, the planets move around the sun in elliptical orbits with sun at one of the first focus. Same way here also, electron revolve around the nucleus with nucleus at one of the focus. ओके, पर हमें वो मेंशन नहीं करना, तो इतना ही लिखना है कि Bohr had assumed circular orbits of electrons, which is not the real fact. Secondly, Bohr did not talk about relative intensities. इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की बात नहीं की, रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, यानी स्पेक्ट्रल लाइन कलर कौन सा बताया, फ्रीक्वेंसी बताया, वेवलेंथ बताया, बट इंटेंसिटी के बारे में कोई बात नहीं की. डिडंट टॉक अबाउट इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. तीसरा, when the spectral lines are observed using a high resolution spectrometer, it is found that each spectral line, ये spectral line थी जो स्पेक्ट्रम में अवेलेबल थी, इसको अगर हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से देखा तो पता लगा कि each of this line is divided into more than one lines, is made up of more than one lines. ऐसा कुछ दिखा. Each of the spectral line when viewed using a high resolution spectrometer was found to be combination of more than one thin lines. ऐसा क्यों, उसके बारे में उसने कोई आइडिया नहीं दिया है. Bohr could not explain. अपने एक आइडिया ले क्या होगा, तो चलो देखते हैं H alpha line of Balmer series. H alpha line of Balmer series, jumping from orbit number 3 to orbit number 2, electron transiting from third orbit to second orbit. पर हमें मालूम है थर्ड ऑर्बिट में, सॉरी सेकंड ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल होते हैं, S and P, S ऑर्बिटल P ऑर्बिटल. थर्ड ऑर्बिट में 3 होते हैं, S P and D, बराबर है. तो ट्रांजिशन बिटवीन थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, 3s to 2s, 3p to 2s, 3d to 2s, 3s to 2p, 3p to 2p, 3d to 2p. 6 possible combinations are there. तो तकलीफ कहां हुई,
बॉर ने यहाँ पे ऑर्बिट नंबर लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर was taken, but what about this orbitals? It didn't go to the orbital level, यानी कि it didn't consider this angular quantum number. बराबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तक लिमिटेड रहा, उसके बाद का क्वांटम नंबर उसने नहीं उठाया, यानी कि उसने ऑर्बिट्स के टर्म्स में बातें की, ऑर्बिटल को ध्यान में नहीं दिया ना। इस ऑर्बिट के ये 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, दे हैव देयर एनर्जी लेवल, एवरेज वैल्यू इज द सेम, एवरेज वैल्यू ऑफ दीस 3 सेम, बट ऑल द 3 ईच ऑफ दीस आर हैविंग डिफरेंट एनर्जी वैल्यूज। हर एक ऑर्बिटल हैज अ डिफरेंट एनर्जी वैल्यू, यहां पे भी डिफरेंट है, इससे जो कॉम्बिनेशन बनेगा हर एक का एक यूनिक वैल्यू आएगा। तो देयरफॉर this one H alpha line will be found to be having made of 6 composite lines, 6 constituent lines. Okay, so that's the situation. अपने तो इतना ही बोलना है कि when we were using a high resolution spectrometer, each spectral line was found to be made of more than one lines. Bohr could not explain it. बस उतनी बात है, ये तो अपने नॉलेज के लिए हमने, हमें ये मेंशन नहीं करना है, बस जस्ट अपने नॉलेज के लिए। तो ये 3 लिमिटेशन हमारे लिए कि भाई Bohr, this is why Bohr's atom model could not continue for longer, but it has a positive nature कि उसने इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकेंडली, एक नोटवर्दी बात करें तो Bohr एटम मॉडल में जब सेकंड ऑर्बिटल, सेकंड पोस्टेड देखो तो EI minus EK is equal to HF. अब a very noteworthy thing about this equation is left side पे EI and EK are the energies of electron, energy of electron, and electron is particle in nature, बराबर है, इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल इन नेचर। राइट साइड पे देखो तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, एंड रेडिएशन एमिटेड इज वेव इन नेचर। तो एक ही इक्वेशन में पार्टिकल एंड वेव दोनों के कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व कर दिया, एक ही इक्वेशन में पार्टिकल एंड वेव दोनों को एक साथ इन्वॉल्व कर दिया। आई वुड से दैट दिस इज अ मेजर अचीवमेंट, कंबाइनिंग पार्टिकल एंड वेव नेचर टुगेदर इन द सेम इक्वेशन वाज नेवर डन बिफोर। यानी तो क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स एक ही क्वेश्चन में आके खड़ा हो गया। Certain scientists say that this is the drawback of new Bohr's atom model. You cannot have classical nature, classical physics and quantum physics together. नहीं बोलते, ऐसा नहीं हो सकता, पर इन्होंने सक्सेसफुली किया हुआ है using Planck's hypothesis. तो this was one of the important noteworthy thing about Bohr's atom model. Okay, तो ये बात हो गई Bohr atom model की। Clear? Just go through these limitations in the notes. चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, क्वांटाइजेशन एंगुलर मोमेंटम। नाउ this we had discussed, we had mentioned this while discussing first postulate of Bohr atom model. फर्स्ट postulate में Bohr ने क्या बोला था, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π, यानी h अपॉन 2π का इंटीजर मल्टीपल है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ सम कांस्टेंट वैल्यू, क्वांटाइजेशन हो गया, इसी को प्रूव करना है ना। इसके बारे में भी बोलते हैं कि सपोज इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल, ये ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का रेडियस लेट सपोज r। ना इलेक्ट्रॉन हैज टू ट्रैवल ऑन दिस पाथ ऑफ लेंथ 2πr, ये पाथ का लेंथ सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट इज 2πr। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां मूव करता है तो कंसीडरिंग वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखो पार्टिकल का वेव नेचर यहां पे ले रहे हैं, कंसीडरिंग वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी मूविंग लाइक दिस, ये मूव करेगा। अब यहां पे देखो तो ये कंप्लीट वेव हो गई, ये दूसरी कंप्लीट वेव हो गई, तीसरी कंप्लीट वेव हो गई। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इट इज सेड दैट electron will move in the wave nature here in such a way that integer number of wavelength, यानी integer multiple of waves will be there। कभी ऐसा नहीं होगा, अच्छा लैम्बडा होगा या 2 लैम्बडा होगा, 3 लैम्बडा होगा, you will never have 1.5 लैम्बडा, you will never have 1.75 लैम्बडा, ऐसे नहीं, only integer multiples, यानी complete waves will be there। Electron will travel in the orbit in the wave form in such a way that complete wavelengths का integer multiple ही होगा, बराबर है। तो 2πr will be equal to n लैम्बडा। अब यहाँ पे देखो तो एक कंप्लीट वेव हुई, दूसरी कंप्लीट वेव हुई, तीसरी कंप्लीट वेव, चौथी कंप्लीट वेव, पांचवी कंप्लीट वेव, 6 कंप्लीट वेव, 7 कंप्लीट वेव, एंड ये आधी आई। It is not possible. This type of revolution will not be possible. So electron will show wave nature such that integer multiple of lambda would be there. Okay, integer multiple of lambda would be there. अब इसी के बेस पर से देखें तो for
वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 1 h अपॉन p, चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था, वेयर p इज mv, रख देते हैं यहाँ पे। तो therefore 2 pi r will be equal to n into h upon mv, mv को लेफ्ट पे 2 pi को नीचे लेते हैं, तो therefore this equation become mvr is equal to nh upon 2 pi, and that is what Bohr took in the first orbit, first postulate। and क्या देख रहे हैं, angular momentum is integer multiple of some basic value h upon 2 pi, क्वांटाइजेशन एंगुलर मोमेंटम, यानी उसका प्रूफ हो गया। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर करते हैं तो भी क्वांटाइजेशन एंगुलर मोमेंटम इज प्रूव्ड, यानी बोहर ने अपने एटम मॉडल में इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी कंसीडर किया था, इससे सेकंड पोस्टुलेट में ही इन्वॉल्व दैट वेव नेचर कांसेप्ट एच EM इज इक्वल टू HF, बराबर है। तो इससे यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। ओके, दिस व्हाट वी हैव स्टडीड इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज एटम स्ट्रक्चर। यहाँ पे चैप्टर का थियोरी पोर्शन खत्म हुआ। ओके, इससे आगे कहानियां और भी है, बट वी हैव नॉट टू गो इनटू इट। इफ यू रियली वांट टू गो इनटू मोर डिटेल्स, परस्यू प्योर फिजिक्स, यानी कि बीएससी करें फिजिक्स के साथ, तो आपको इसकी और ज्यादा डिटेल्स देखने को मिलेगा। एटॉमिक फिजिक्स विल गो इनटू मोर एंड मोर डिटेल्स इन द फर्दर दिस क्लासेस, बराबर है। बाकी इंजीनियरिंग में ये कंटिन्यू नहीं होगा, यहाँ पे सफिशिएंट होगा, यहाँ इसकी दुकान बंद हो जाएगी इफ यू आर परस्यूइंग इंजीनियरिंग। ओके।